नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीजे क्लासेस जयपुर पर। हमारी सीरीज जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 चल रही है, उसका आज अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें RS, SI, वीडियो, पटवार, LDC, CET 2026 और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26। इसके लिए आज अपन इस वीडियो में सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन से संबंधित 150 प्लस महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाएगी। इसके अलावा अपन वृद्धजन पेंशन योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विशेष वर्गजन अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनका अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। लगातार क्लास पर बने रहें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। इससे आपको अलग अलग पेज में ये जानेंगे कि कितनी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं हमारे आने वाले एग्जाम में। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो राजस्थान का जो चैप्टर नंबर 4 है आर्थिक समीक्षा, चैप्टर नंबर 4 सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, आर्थिक समीक्षा 2025-26 का जो अध्ययन करना है उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अपन क्या क्या पढ़ेंगे, उसके पहले शैक्षिक विकास में कौन कौन सी योजनाएं, आर्थिक विकास, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो राज्य के एकीकृत सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन की दृष्टि से 4 विषयगत क्षेत्र शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लक्षित संवाद नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का एक सुव्यवस्थित और समग्र प्रस्तुतिकरण यहाँ दिया हुआ है। तो शैक्षिक विकास में कौन कौन सी योजनाएं, शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर पहुंच के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया है, टीचिंग और करिकुलम में सुधार करना, ज्ञान और कौशल का विकास करना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, उनका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। आर्थिक खुशहाली, आर्थिक विकास में आर्थिक खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, नौकरियां, उत्पादन और नवाचार के जरिए विकास को बढ़ावा देना, मानवीय पूंजी और बिजनेस सपोर्ट में निवेश भी करना, गरीबी कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखना, निरंतर विकास और एक मजबूत अर्थव्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, समाज कल्याण के क्षेत्र में जरूरतमंद जो लोग हैं उनको, जो नीचे वंचित वर्ग हैं उनको, जरूरतमंद लोगों और परिवारों की सरकारी सहायता प्रदान करना, उसके लिए सरकार के द्वारा समाज कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, उनका अपन विस्तार से अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। कमजोर और वंचित समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, इसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक सहायता शामिल है। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, जीवन को समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। सामाजिक सुरक्षा के लिए और कौन कौन सी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की, किस प्रकार सरकार सामाजिक सुरक्षा करती है व्यक्तियों की, वंचित वर्गों की, SC, ST, OBC, अन्य पिछड़े वर्गों की किस प्रकार सरकार सहायता करती है, उनके लिए क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, विकलांगता या कठिनाई के समय व्यक्तियों को सहायता देना, जीवन स्तर का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करना, एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। परिवार के लिए आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब शुरुआत करेंगे कौन कौन सी सामाजिक कल्याण में योजनाएं पढ़ेंगे। तो सामाजिक कल्याण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाएं क्या है, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, महिला विकास कार्यक्रम, लाडो प्रोत्साहन, 181 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना क्या है, महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन सरकार के द्वारा चलाया गया क्या है, उसका अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले। प्रेरणादायक सुरक्षा सम्मान, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं सुधार से संरक्षण अधिनियम 2013 का भी अध्ययन करने वाले हैं। महिला कल्याण कोष, किशोर विधवा विवाह उपहार योजना, किशोरी बालिका योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021, कालीबाई भील उड़ान योजना, कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान का अध्ययन करने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा में इन योजनाओं का इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर, प्रेरणादायक सुरक्षा सम्मान केंद्र का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से शैक्षणिक विकास में मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का अध्ययन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा में पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य योजना का अध्ययन भी करने वाले हैं। सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन सी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं कौन कौन सी हैं जो 1975 में सरकार के द्वारा चलाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सरकार के द्वारा क्या क्या दिया गया है महिलाओं के लिए। तो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना क्या है, नंदगढ़ योजना क्या है, PM पोषण योजना क्या है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना क्या है, स्कूलों में चलाएगी जो योजना है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो आंगनबाड़ी दूध वितरण योजना है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन सी, तो शैक्षणिक विकास जो अब पढ़ेंगे
जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, छात्रावास सुविधाएं, आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का अध्ययन करने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 का अध्ययन करेंगे। सामाजिक कल्याण डॉक्टर सुविधाबेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, सहरिया खेरवा तथा थोड़ी जनजातियों को खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जनजातीय क्षेत्रीय लोगों का विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, उनका अध्ययन अपन आगे वीडियो में करने वाले। इसी प्रकार शैक्षणिक विकास में विशेष योग्यजनों के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलेगी हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो समावेशी विकास का उद्देश्य क्या है? सरकार का समावेशी विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम क्या है? तो समाज के जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों को, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग और वंचित समूह को अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान पहुंच सुनिश्चित हो, ताकि विकास के लाभ उन सभी तक पहुंच सके। हर वर्ग तक उनका विकास पहुंच के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका समग्र विकास हो हर वर्ग का, इसलिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान पहुंच सुनिश्चित हो, ताकि विकास के लाभ उन सभी तक पहुंच सके, इसलिए समावेशी सशक्तिकरण किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करने से न केवल जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, बल्कि मानव पूंजी में भी वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता भी सुदृढ़ होगी। यह अध्याय किसके लिए है? तो यह अध्याय महिलाओं के लिए, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन जो हैं, युवाओं के लिए, श्रमिकों, ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक, विमुक्त एवं घुमंतु जातियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समुदायों के सशक्तिकरण हेतु राज्य की पहलों का एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस चैप्टर में इन सभी के बारे में अपन जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाएगी, उनका अध्ययन करने वाले, इसलिए इस क्लास पर पूरे वीडियो तक बने रहें, इसलिए ध्यान से पढ़े। हर योजना इंपॉर्टेंट होने वाली, हर एग्जाम में पूछे जाने वाली योजनाएं हैं, इसलिए पढ़े। लैंगिक सशक्तिकरण राज्य की लैंगिक सशक्तिकरण महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राज्य की सामाजिक विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ भी है। बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता, सुरक्षा तथा वित्तीय सुदृढ़ता को समर्थन देने वाली पहले लैंगिक असमानता को कम करने तथा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार भी की गई हैं। इसी प्रकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा पर केंद्रित लक्षित प्रयासों का उद्देश्य अंतरपीढ़ीगत वचनों के चक्र को तोड़ने और दीर्घकालिक मानवीय विकास परिणामों में सुधार लाने का लक्ष्य भी रखते हैं। राजस्थान ने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों में विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन में, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता तथा असमानता में कमी के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति भी प्रदर्शित की। राजस्थान ने सतत विकास लक्ष्य के जो 17 लक्ष्य हैं, उनमें से इन सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। सुदृढ़ जो संस्थागत ढांचे हैं, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को और भी सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा विजन स्टेटमेंट जो विकसित राजस्थान 2047 है, उसमें तो विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047 का क्या विजन है? इस चैप्टर में सामाजिक सशक्तिकरण से किस प्रकार राजस्थान को विकसित बनाएंगे। तो वर्ष 2047 तक राजस्थान अधिक समतापूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा, जहां सभी के लिए, विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित भी किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक सामाजिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो महिलाएं एवं बच्चे अवसरों तक समान पहुंचे, सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत। तो कौन कौन से क्षेत्र में इसके तहत विकास किया जाएगा? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक सक्षम कार्यबल एवं दक्ष युवा आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक होंगे। खेल, फिटनेस एवं प्रतिभा विकास को प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित कर वैश्विक उत्कृष्टता भी प्राप्त करेगा। तो कौन कौन से क्षेत्र में? तो भिक्षुक मुक्त राजस्थान बनाया जाएगा, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा, विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण किया जाएगा, वरिष्ठ नागरिक जो उनका कल्याण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 वर्ष से जो अधिक व्यक्ति हैं उनको वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है। महिला एवं बाल कल्याण के लिए सरकार के द्वारा सशक्तिकरण किया जाएगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा, श्रमिक आधारित और कल्याण विकास किया जाएगा। ट्रांसजेंडर कल्याण किस प्रकार होगा, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाएगी, इनका अध्ययन अपन करने वाले हैं। डे नाइट नोटिफाइड जनजाति कल्याण योजना, अल्पसंख्यक उत्थान, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, जलवायु अनुकूलन और सामाजिक कल्याण, युवा और खेल विकास में क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सतत पर्यटन और स्वदेशी पहचान के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उनका अध्ययन आगे करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं
चैप्टर की, तो सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की क्या क्या उपलब्धियां सरकार ने अर्जित की हैं। तो राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में वर्ष 2020-21 की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार भी किया है। सामाजिक क्षेत्र के आंकड़े विभिन्न लक्ष्यों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण स्थिरता को में सुधार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब भी है। राजस्थान ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार भी किया है। तो सामाजिक क्षेत्र के जो सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से में विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय सुधार किया है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार राज्य ने गरीबी का अंत, लक्ष्य नंबर 1 कौन सा है, गरीबी का अंत में उल्लेखनीय सुधार भी किया है, जिसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है, जो गरीबी को कम करने के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो गरीबी का अंत सबसे उल्लेखनीय सुधार किया है, उसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है, जो गरीबी कम करने के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसी तरह भूखमरी समाप्त करना लक्ष्य नंबर 2 है। सतत विकास लक्ष्य की जो 17 लक्ष्य है, उसमें से दूसरा लक्ष्य कौन सा है, भूखमरी समाप्त करना। इसमें 11 अंकों की वृद्धि हुई है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है। ये एनएफएसएन जो नीति है, एनएफएसएन जो अधिनियम आया 2013 के तहत, उसके तहत भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त राज्य की प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य जीवन सुधार करना लक्ष्य नंबर 3, तो राज्य की अच्छा स्वास्थ्य हो, इसके लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य नंबर 4। लैंगिक समानता कौन सा है, लक्ष्य नंबर 5। शुद्ध जल एवं स्वच्छता के लिए एसडीजी का जो लक्ष्य है 6। असमानताओं में कमी लक्ष्य नंबर 10 के क्षेत्रों में क्रमशः इन अंकों की वृद्धि हुई है। ज्यादा याद नहीं किस किस क्षेत्र में तो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता में, असमानताओं में भी कमी सरकार के द्वारा लाई गई है, और सतत विकास लक्ष्यों में भी सुधार हुआ है। लक्षित समूह एवं कवरेज रूपरेखा के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी इस क्षेत्र में योजनाएं चलाएगी। तो राज्य के एकीकृत सामाजिक सशक्तिकरण समावेशन दृष्टिकोण के अनुरूप 4 विषयगत जो क्षेत्र रहते हैं, शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, उनका अध्ययन अपने पिछले बार कर लिया है। तो उनमें ये शैक्षिक विकास में, आर्थिक विकास में योजना, समाज कल्याण में, सामाजिक सुरक्षा का विकास कर लिया है। लैंगिक सशक्तिकरण समावेशन, महिलाओं के जो सशक्तिकरण है, उनमें कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाएगी, उनका अध्ययन अब शुरू करते हैं। ये 150+ योजनाएं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण समावेशन किया गया है। हर योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्जाम में, इसलिए क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 योजनाएं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक सशक्तिकरण समावेशी विकास की मूल आधारशिला है, जो महिलाओं और बालिकाओं को शैक्षिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में सक्षम भी बनाता है। लैंगिक सशक्तिकरण के प्रमुख विषयगत क्षेत्र और योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो शैक्षिक विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कौन कौन सी योजनाएं, ये किसके लिए हैं, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल खोले गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षाओं के लिए आवासीय स्कूल खोले गए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाएगी, इसमें बालिकाओं के लिए बचत खाते के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। महिला शक्ति केंद्र में क्या होता है, तो ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय महिला कोष भी बनाया गया सरकार के द्वारा। महिला शक्ति केंद्र क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं के जो होते हैं उनको कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय महिला कोष क्या करता है, सूक्ष्म वित्त के माध्यम से, लघु जो वित्त के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों में सहायता करता है। कौन, राष्ट्रीय महिला कोष। स्टैंड अप इंडिया और महिला ई होट क्या है, तो स्टैंड अप इंडिया और महिला ई होट योजना क्या है, तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत क्या दिया जाता है, महिला उद्यमिता को, महिला जो इंटरप्रेन्योरशिप है या उद्योग धंधे खोलती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया महिला ई होट, महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना। सामाजिक सुरक्षा और विधिक संरक्षण, इसके लिए महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं, उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। समान अवसर और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी लैंगिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में किए गए हैं। इसके अलावा शैक्षिक विकास के लिए कौन कौन सी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह को समर्थन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। इनका अध्ययन आगे करने वाले हैं, पूरी योजनाओं का डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। शुरू होने वाली हैं अब कुछ ही देर की इसमें। अब शुरू करते हैं सामाजिक कल्याण में कौन कौन सी योजनाएं, ये सभी सामाजिक सुरक्षा के लिए। शुरुआत करते हैं शैक्षिक विकास में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाएगी, तो बेटी बचाओ
जो लैंगिक विकास पढ़ रहे हैं, लैंगिक विकास में अपन शैक्षिक विकास में जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उनका अपन जिक्र करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यह भारत सरकार की अग्रणी योजना है। किसका है? भारत सरकार का एक अग्रणी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसके लक्ष्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये योजना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कार्यरत है जहां बालिकाओं को सम्मान प्राप्त हो एवं उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। तो यह योजना एक समाज के निर्माण की दिशा में कार्यरत है जहां बालिकाओं को समान रूप से देखा जाए और सम्मान प्राप्त हो, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे बैठकें की जाती हैं, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियां भी आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई। ये कब लाया गया? 2016 में। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना क्या है? वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई। तो कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना क्या है? तो वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई। यह योजना राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं तथा बालिकाओं को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु संचालित है। तो ये किसके लिए है? कालीबाई भील महिला संबल सेतु योजना 2019-20 में शुरू की गई। जो राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से जो विद्यालय छोड़ चुकी महिलाएं हैं, उन महिलाएं तथा बालिकाएं हैं जो माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु संचालित यह की गई है। योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य ओपन स्कूल को देय प्रवेश शुल्क, पुनः आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा प्रायोगिक विषयों की परीक्षा शुल्क का वहन विभाग द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये फ्री है। यह योजना बालिकाओं के लिए फ्री है। वर्ष 2019-20 में प्रारंभ में सरकार के द्वारा इसका वहन किया जाता है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से जो विद्यालय छोड़ चुकी महिलाएं होती हैं उनके लिए ये कालीबाई भील सेतु महिला संबल योजना, शिक्षा संबल सेतु योजना चलाई गई है। आर्थिक विकास में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं? तो स्वयं सहायता समूह चलाए गए हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है? अमृता होट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है? स्वयं सहायता समूह में 8 से 10 महिलाओं का एक समूह होता है, जिसमें महिलाएं अपना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं सरकार उनको, तथा दूसरा उत्पाद बनाकर वो उत्पादों को बाजार में उपलब्ध भी करवाती हैं। तो अमृता हाट महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और विपणन करने का एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है। राज्य स्वयं सहायता समूह को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, इसमें शिल्प ग्राम उत्सव तथा अन्य विभागीय मेले जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन और समर्थन भी प्रदान करता है। कुल 10 हाट आयोजित कर 1270 स्वयं सहायता समूह को लाभान्वित भी अब तक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है? यह योजना राज्य में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तिकरण का समर्थन भी करती हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यम प्रारंभ करने अथवा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री जो नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है वो महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है और कौशल विकास करवाती है तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तिकरण का भी समर्थन करती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यम प्रारंभ करने तथा मौजूदा व्यवसायों के विस्तार हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है तथा व्यक्तिगत लाभार्थी एवं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक, जो व्यक्तिगत लाभार्थी हैं और स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए तक? 50 लाख रुपए तक, एवं स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण भी प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो महिलाओं के उद्यमिता हेतु ऋण अनुदान प्रदान की जाती है। इसमें महिला या उद्यमी या महिला स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए तक? 50 लाख रुपए तक, और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण का अनुदान इसके तहत मिलता है। और प्रोजेक्ट लागत पर 25% अनुदान विशेष वर्ग को और 30% का अनुदान भी मिलता है। तो प्रोजेक्ट लागत पर कितने रुपए? 25% अनुदान विशेष वर्ग को मिलता है। उद्योग, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन SSO ID से आप कर सकते हैं इसके तहत। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति सशक्तिकरण एवं प्रशिक्षण
कौशल संवर्धन योजना क्या है? ये योजना राजस्थान में महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। ये योजना राजस्थान की में महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। किसके लिए? महिलाओं के लिए शुरू की गई। महिलाओं को कौशल विकास करवाना है और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध इस योजना के तहत करवाया जा रहा है। और इसके माध्यम से महिलाओं को की रोजगार योग्यता में वृद्धि के साथ साथ उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। योजना अंतर्गत निम्नलिखित कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हैं? तो इसके तहत 4 कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT जो उपलब्ध होती हैं उसका भी इसमें शामिल किया गया है। महिलाएं बालिकाओं को निःशुल्क कौन कौन सा कोर्स शामिल है? RSCFA प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? तो RSFA RSCIT भी इसमें शामिल है। महिलाओं बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट RSC कौन सा RSCSEP प्रशिक्षण भी इसमें उपलब्ध है। कौशल सामर्थ्य योजना भी इसके तहत ही संचालित की जा रही है। यह 4 प्रकार की योजनाएं किसके तहत? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना क्या है? तो ये योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती हैं जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान देना चाहती हैं। महिलाओं और बालिकाएं पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से वस्त्र कार्य, ऑनलाइन परामर्श, ट्यूशन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, लेखांकन, GST फाइलिंग, आभूषण निर्माण, पैकेजिंग तथा चिकित्सीय परामर्श सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ भी उठा सकती हैं। कौन? महिलाएं। किसके तहत? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जॉब वर्क योजना के तहत। यह योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहन देती है जो सहायता प्रदान करती हैं, जो घर से कार्य करके अपने परिवार की आजीविकाओं में योगदान देना चाहती हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना चलाई गई। और कौन सी योजनाएं उनका अध्ययन करते हैं? तो सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन सी? तो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यह योजना किसके उद्देश्य क्या है इसका? तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना। जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर कन्याएं हैं उनका विवाह में प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाएं चलाएगी। और इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह तो कितने रुपए? 31,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। तो सामाजिक कल्याण के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाएगी। उसमें कितने? 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग BPL वर्ग की जो कन्याओं का विवाह में 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और यदि इसके अतिरिक्त वो 10वीं पास है कन्या तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और यदि स्नातक पास कन्या है तो 20,000 रुपये की राशि और दी जाएगी। तो 10,000 ये 20,000 30 61,000 टोटल उसको रुपये दिए जाएंगे। BPL परिवारों, अत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार लाभार्थियों को और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु 21,000 रुपये की धनराशि प्रदान किया जाता है। तो SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कितनी? 31,000 रुपये, जबकि और बाकी के लिए 21,000 रुपये की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त 10वीं पास यदि कन्या है तो उसके लिए 10,000 रुपये और स्नातक पास कन्या है तो उसके लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसकी हर लाइन याद रखनी है, हर फैक्ट याद रखना है। अब पढ़ते हैं विधवा विवाह उपहार योजना। यदि कोई भी विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी हैं विवाह करती हैं तो राज्य सरकार उसके विवाह पर 51,000 रुपये का उपहार प्रदान करती है। विधवा विवाह उपहार योजना के तहत कितने रुपये? 51,000 रुपये का सरकार के द्वारा उपहार प्रदान किया जाता है। किसको? यदि विधवा जो महिला है वो नया विवाह करती हैं तो उसके लिए 51,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इसमें 5 महिलाओं को लाभान्वित भी किया जा चुका है वर्ष 2025-26 में। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना क्या है? तो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पहल के तहत राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चलाई गई है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसके लाभार्थियों तथा चयनित BPL परिवारों को घरेलू LPG सिलेंडर कितने रुपये? 450 रुपये की रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो 450 रुपये की रियायती दर पर कितने सिलेंडर? 12 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं महिलाओं को। वर्ष 2024-25 से योजना के दायरे का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त जो NFSA परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसके तहत जो जितने भी परिवार आते हैं उनको
इसमें शामिल कर लिया गया है। किसमें? वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 2.18 करोड़ गैस सिलेंडरों का पुनर्भरण भी सरकार के द्वारा कर लिया गया है। इसके अलावा पढ़ते हैं किशोरी बालिका योजना क्या है। तो किशोरी बालिका योजना किसके लिए है? तो 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को शिक्षित करना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। किसके लिए चलाएगी? 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए चलाएगी। उनको क्या करना है? शिक्षित करना है, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई, जिससे उनके सर्वांगीण एवं आत्म विकास के लिए एक सहयोगात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण भी किया जा सके। योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में 12 से करौली से जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत की गई किशोरी बालिका योजना की तो 1 अप्रैल 2022 को की गई। कौन से जिलों में? 5 आकांक्षी जिलों में। 5 आकांक्षी जिले कौन से हैं? 12 और जैसलमेर, 12 और धौलपुर। एक तो नीचे वाला, एक साइड धौलपुर से पूर्वी भाग का, और पश्चिमी भाग में कौन सा? जैसलमेर। पश्चिमी भाग का बिल्कुल जैसलमेर। और धौलपुर हो गया, सिरोही और करौली जो पूर्वी साइड में स्थित है। करौली धौलपुर याद रखो, धौलपुर जैसलमेर सिरोही याद रखो, और 12 जो हाड़ौती क्षेत्र में है। योजना का क्रियान्वयन कब किया गया? 1 अप्रैल 2022 के लिए 22 में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए चलाएगी। इन जिलों को 29,368 किशोरियों का सर्वेक्षण कर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किए जाने हेतु भी चिन्हित सरकार के द्वारा कर लिया गया है। महिला कल्याण कोष क्या है? तो महिला कल्याण कोष, यह कोष राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं एवं आशा सहयोगियों के माध्यम से कल्याण हेतु स्थापित भी किया गया है। तो महिला कल्याण कोष किसके लिए? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें मानदेय आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्मियों, उसमें लगे हुए जो कर्मी होते हैं, कार्मिक होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाएं जो होती हैं, आशा सहयोगियों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया है महिला कल्याण कोष। और महिला कल्याण कोष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर यानी 6 माह पर अंशदान किया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक कितने रुपए? 750 रुपये। कितने? वार्षिक 750 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है। तथा सहायिकाओं एवं आशा सहायिकाओं के लिए 376 रुपये का अंशदान निर्धारित। कितने का? 376 रुपये का अंशदान निर्धारित है कोष के अंतर्गत। इस कोष के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये का बीमा संरक्षण भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो महिला कल्याण कोष बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। महिला कल्याण कोष बनाया गया जो महिलाओं के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने रुपये दिए जाते हैं? वार्षिक 750 रुपये का अंशदान। आशा सहायिकाओं के लिए 376 रुपये का अंशदान। इस कोष के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को कितने रुपये का? 10,000 बीमा का संरक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी सदस्य की यदि मृत्यु होती है की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत 10,000 रुपये की बीमा राशि के साथ संचित बचत एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान भी सरकार के द्वारा किया जाता है। और सेवा समाप्ति की स्थिति में सदस्य को संचित बचत राशि ब्याज सहित प्रदान भी की जाती है। तो सेवा समाप्ति यदि हो जाती है उसकी सदस्य से में जो संचित बचत राशि है उसको ब्याज सहित भी उसको व्यक्ति को प्रदान की जाती है। तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना? प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये का बीमा संरक्षण। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 10,000 रुपये की बीमा संचित बचत एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान भी सरकार के द्वारा किया जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। और सेवा समाप्ति हो जाती है तो सदस्य को संचित जो बचत राशि है उसको ब्याज सहित भी प्रदान करती है भारतीय जीवन बीमा निगम। महिला विकास कार्यक्रम क्या है? तो यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साथिनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जो महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो साथिन कार्यक्रम क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था महिला विकास कार्यक्रम चलाने का? तो साथिनों के जो माध्यम से क्रियान्वित ये किया जा रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्य के लिए महिला विकास कार्यक्रम चलाया गया। साथिन सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के विरुद्ध कार्य करते हुए महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण तथा उनके अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रदान करती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से साथिन की नियुक्ति भी की जाती है। किसमें? प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से साथिन की नियुक्ति भी की जाती है। और अप्रैल 2025 से साथिनों का मानदेय कितना? 5,844 से बढ़ाकर कितना? 6,428 रुपये प्रतिमाह भी कर दिया गया। तो साथिनों का मानदेय कितना है वर्तमान में? 6,428 रुपये प्रतिमाह। महिला विकास कार्यक्रम के तहत साथिन लगाए जाते हैं। वर्तमान में महिलाओं में जागरूकता सर्जित करने हेतु 10,908 साथिन कार्यरत भी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना क्या है? तो सामूहिक विवाह के उद्देश्य हेतु दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना तथा विवाह पर होने वाले व्यय को कम करना इस योजना का
मुख्य लक्ष्य हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या है? दहेज प्रथा को कम करना तथा विवाह पर होने वाला जो व्यय होता है उसको कम करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसके अंतर्गत प्रति दंपति को 25,000 रुपये की राशि अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 21,000 रुपये किसको? वधु को दिए जाते हैं तथा 4,000 रुपये आयोजन संस्था को इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 5 विभिन्न समुदायों, यदि 5 विभिन्न समुदाय द्वारा या जातियों या इसमें धर्म के कम से कम 25 जोड़े शामिल हो तो सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले आयोजक को कितने रुपए? व्यवस्था में तो 10 लाख रुपए की सहायता भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। यदि 25 जोड़े विभिन्न 5 समुदायों के या जातियों विभिन्न 5 जातियों के शामिल हो या विभिन्न धर्मों के शामिल हो तो 25 जोड़ों पर कितने रुपए? सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में अध्ययन करते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? तो ये योजना 1 अगस्त 2024 से चलाएगी। तो लाडो प्रोत्साहन योजना पहले इसका नाम क्या था? राजश्री योजना। राजश्री योजना इसका बदलकर नाम कर दिया गया लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से चलाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना तथा उनके सर्वांगीण विकास को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित भी की गई है। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को रोकथाम करना, लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बाल विवाह की समाप्ति सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की कितने रुपए की 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता कितने किस्तों में? 7 किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें से 6 किस्तें किसको? माता पिता एवं अभिभावकों को उपलब्ध करवाई जाएगी तथा 7वीं किस्त सीधे ही बालिका के बैंक खाते में जमा की जाती है। तो 7वीं किस्त किसके खाते में आएगी? बालिका के बैंक खाते में जमा होगी। पात्रता के अनुसार माता का राजस्थान मूल निवासी होना चाहिए तथा बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी अथवा अनुमोदित निजी चिकित्सालय में होना अनिवार्य है। तो किसी भी सरकारी या अनुमोदित निजी चिकित्सालय में होना बालिका का जन्म होना अनिवार्य है। आगे चलते कालीबाई भील उड़ान योजना क्या है? तो कालीबाई भील उड़ान योजना ये योजना राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। इसमें प्रत्येक माह पर 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाते हैं। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत कितने वर्ष महिलाओं बालिकाओं के लिए? 10 से 45 वर्ष। ये क्वेश्चन आ गया है रीट में। 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों के लिए मासिक धर्म में के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान की जाती है। किस योजना के तहत? कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राज्य का सैनिटरी नैपकिन खरीदकर आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करते हैं और उसके माध्यम से बालिकाओं तक पहुंचते हैं। वर्तमान में लगभग 1.22 करोड़ किशोरियों या महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित भी किए जाते हैं। 181 महिला हेल्पलाइन महिलाओं के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में 24/7 महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना भी की है। वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त 4098 प्रकरणों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जा रही। तो महिला हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? 181, जिसमें महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं सुधार से संरक्षण अधिनियम कब आया? 2013 में। इस योजना के अंतर्गत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है। तो कितने? एक कोई भी कंपनी है उसमें कितने 10 कर्मचारी यदि हो तो उसको आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक होगा। तब प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का भी गठन किया जाएगा। इन समितियों के गठन हेतु दिशा निर्देश सभी विभागों और इकाइयों को भी जारी कर दिए गए हैं। आंतरिक और स्थानीय समितियां हैं उनके माध्यम से जिलों और विभिन्न सरकारी निजी इकाइयों में स्थापित करने का भी लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। किसमें? महिलाओं एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम और निषेध एवं सुधार अधिनियम 2013 के तहत। त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति के माध्यम से सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? तो इस योजना का क्या लक्ष्य है? तो औपचारिकता असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यह समिति 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर कार्य करती है। इसमें विभागीय स्तर, जिसमें विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में होती है, जिला स्तर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, उप जिला स्तर उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाई जाती है। प्रत्येक समिति में पुलिस, श्रम उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला कलेक्टर द्वारा नामित एनजीओ के प्रतिनिधियों को भी शामिल इसमें किया गया है। तो प्रत्येक समिति में पुलिस भी शामिल है, श्रम उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला कलेक्टर द्वारा जो नामित एनजीओ हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिला महिला सहायता समिति को त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति में सम्मिलित भी कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना क्या है? तो ये योजना मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये योजना मातृ स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करने तथा राजस्थान में कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। तो उद्देश्य क्या था मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का? मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करना तथा राजस्थान में सुपोषण या कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। योजना के अंतर्गत कितनी 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम जो 5 माह होते हैं उसके दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण किट भी प्रदान किया जाता है। 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम जो 5 महीने होते हैं उसके दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण किट भी प्रदान किए जा रहे हैं। और प्रत्येक किट में क्या क्या उपलब्ध रहेंगे? खजूर रहेगा, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़, मखाना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हैं। और वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए कितना कुल 25 करोड़ रुपए राज्य निधि व्यय का प्रावधान भी किया गया है। कालीबाई भील एवं महिला बाल विकास शोध संस्थान क्या है? कौन इसके तहत कहाँ पर खोला गया कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान? तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM जो रीपा है जयपुर में राज्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना भी की गई है। कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना HCM रीपा जयपुर में की गई है। यह संस्थान वर्तमान में किसके अधीन कार्यरत है? प्रबंधन अध्ययन केंद्र के तहत कार्यरत है, CMS के तहत कार्यरत है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करता है तथा महिला केंद्रित योजनाओं के मूल्यांकन एवं शोध के साथ साथ लैंगिक विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी ये करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण निदेशालय के पर्यवेक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले संस्थान NIMHANS कार्यक्रम चलाए गए। CDSC कार्यक्रम CDSC के सहयोग से महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टॉप सेंटर के आकार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु जेंडर सेंसिटाइज मॉड्यूल भी विकसित सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। किसके तहत? कालीबाई भील महिला विकास शोध संस्थान कहाँ पर है? HCM रीपा जयपुर में स्थित है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कौन कौन से सावित्रीबाई फुले संस्थान खोले जाने के हैं? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के तहत सलाहकार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित भी किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन शक्ति क्या है? तो एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन कौन सा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने महिला की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति नामक एक अम्ब्रेला योजना का भी प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत कौन सी सामर्थ्य उप योजना? इसके तहत राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र राज्य हब और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र जिला हब स्थापित भी किया गए हैं। तो राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र राज्य हब और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र जिला हब स्थापित किए गए हैं। और इस हब का संचालन केंद्र और राज्य के 60:40 बजट अनुपात से किया जा रहा है। तो इसमें केंद्र का कितना 60% योगदान है और राज्य का कितना 40% योगदान है। पन्ना जाए सुरक्षा एवं सम्मान योजना क्या है? ये योजना महिलाओं के विशिष्ट पहचान स्थापित करने और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सम्मानित करने हेतु प्रारंभ की गई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देना है। ये योजना कब? इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो 8 मार्च को पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित 4 प्रमुख श्रेणियों में प्रदान भी किए जाते हैं। तो 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है उसके तहत पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार? पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय किसको मिलता है? पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके द्वारा बालिका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया गया हो उसको मिलता है। व्यक्ति और संस्था जो महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देती हो। श्रेष्ठ महिलाओं बाल विकास कार्यकर्ताओं को भी ये उपलब्ध होता है। अन्य नवाचार एवं संबंधित गतिविधियां सरकार के द्वारा कौन कौन सी? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चलाया गया। कब? जो 7वां जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया गया 8 से 22 अप्रैल 2025 को। इसके तहत 1.18 करोड़ गतिविधियों का पंजीकरण किया गया और देश भर में राजस्थान कौन सा? प्रथम स्थान रहा। और इस अभियान में लाभार्थियों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया, जिसके अंतर्गत जीवन के प्रथम 1000 दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर को प्रोत्साहित करना,
CMAM मॉडल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन तथा बाल मोटापे की रोकथाम जैसे विषय शामिल रहे हैं। और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर से अक्टूबर 2025 रहा। उसके तहत 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 को बनाया गया। कौन सा? सितंबर से अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय पोषण माह भी बनाया गया, जिसके तहत 8वें राष्ट्रीय जो पोषण माह बनाया गया उसके दौरान निर्धारित 81.02 लाख गतिविधियों के विरुद्ध 89.05 लाख गतिविधियों का पंजीकरण किया गया। और इसमें राजस्थान ने कौन राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी प्राप्त किया गया। और इस अवधि में मोटापा नियंत्रण करना, तेल एवं चीनी के उपयोग में कमी, ECC करवाना, IYCF तथा पुरुष सहभागिता जैसे विषयों पर विशेष जोर भी दिया गया। सामाजिक सहभागिता एवं डिजिटल निगरानी तंत्र ने इस उपलब्धि को और भी सुदृढ़ किया है। पोषण अभियान क्या है? तो पोषण अभियान जीवन के महत्वपूर्ण चरणों जैसे गर्भावस्था, गोद भराई, शिशु को प्रथम ठोस आहार प्रदान करने तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक व्यवहार अपनाने के प्रति समुदाय में जागरूकता सर्जित करने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावी वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। तो पोषण अभियान जो जीवन के जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं जैसे गर्भावस्था, गोद भराई, शिशु को जो प्रथम ठोस आहार प्रदान करना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक व्यवहार अपनाने के प्रति समुदाय में जागरूकता सर्जित करना है, इसके लिए पोषण अभियान चलवाया गया है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। और इस योजना के तहत BPL जो परिवार हैं उनकी 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को वित्तीय सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको वित्तीय सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को कितने रुपये? 1250 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवाए जाते हैं। और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को 1500 रुपये इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 500 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन भी की जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत 18 वर्ष से जो अधिक लेकिन 75 वर्ष से जो कम आयु वर्ग की जो विधवा होती हैं, तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवाए जाते हैं। और तब 75 वर्ष से और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जो सामाजिक पेंशन है, सामाजिक पेंशन में 1450 रुपये मिनिमम कर दिए हैं। सामाजिक जो पेंशन है उसमें कितने कर दिए? मिनिमम 1450 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। 1250 रुपये किसमें? परित्यक्त महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। 75 वर्ष या उससे अधिक को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय कितने रुपये होनी चाहिए? 48,000 रुपये से कम होने पर आधारित है। संभाग स्तरीय नारी निकेतन और राज्य स्तरीय महिला सदन केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय, देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। तो केंद्र जो सरकार ये केंद्र क्यों खोले गए? संभागीय स्तर पर नारी निकेतन खोले गए। तो संभाग स्तर पर क्यों खोले गए? तो संकटग्रस्त जो महिलाएं होती हैं उनको आश्रय उपलब्ध करवाना, देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इन केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को संरक्षण एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध भी करवाई जा रही है। और वर्ष 2025-26 के दौरान 4.73 करोड़ की राशि से 161 महिलाओं को लाभान्वित भी किया जा रहा है। शक्ति सदन योजना क्या है? तो इस योजना का क्या उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर योजना का उद्देश्य याद रखना अनिवार्य है। ये योजना संकटग्रस्त महिलाओं, विशेषतः घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को उत्पीड़न से जो शिकार महिलाएं होती हैं उनको आश्रय एवं आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को विधिक, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अंतर्गत ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें पुनः आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करने का भी लक्ष्य रखती हैं। आगे की योजनाओं का अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। थैंक यू। इसके लिए क्लास देखे पूरी। इस प्रकार 150 योजनाओं का अध्ययन अपन 2 वीडियो में कर लेंगे। क्लास पर बने रहें। विजय क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब भी करें। यदि चैनल में नए हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।